हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी बताया करो, आप लोग कैसे हो? मैं आप लोगों को बच्चे आहार विज्ञान एवं पोषण बता रही थी। मतलब ये बुक आपको मैं पढ़ा रही थी। वृंदा मैम की ये बुक है जिसमें मैंने आपको आहार एवं खाद्यान्न एवं दालें चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको खाद्यान्न में बता दिया था। अनाज जो था उसमें मैंने आपको गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा के बारे में पूरा बता दिया था। और अनाज का क्या स्ट्रक्चर होता है मैंने उसको पूरा बढ़िया से बता दिया था। कितनी किसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, किस में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें गुड़ अवगुड़ सारा कुछ मैंने आपको अनाज के बारे में बता दिया था। अब नंबर आता है दालों का। तो आपको मैं दालें स्टार्ट करने से पहले हल्का सा इसके बारे में बता देती हूँ कि जो दाल होता है किस कुल का होता है। तो ये लेग्यूम कुल का होता है। ठीक है, ये क्या होती है, दलहनी फसल की भी इसको संज्ञा दी जाती है। और ये क्या होता है, लेग्यूम कुल का होता है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। आपने अनाज के बारे में पढ़ा था, तो अनाज किसका अच्छा स्रोत था? तो कार्ब्स का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। कितना प्रतिशत? 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट अनाजों में मिल रहा था। प्रोटीन कितने प्रतिशत मिल रहा था? 10 से लेके 14 कह सकते हो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या 11% प्रोटीन मिल रहा था। लेकिन जो ये दालें होती हैं वो किस चीज़ की इनरिच होती है? तो इसमें जो होता है कि प्रोटीन का ये अच्छा स्रोत होते हैं। इसमें प्रोटीन हम 10 से लेके 25% तक होती है। लेकिन इसमें एक सोयाबीन मतलब नाम की एक दाल होती है जिसमें कितना 40, किसी किसी बुक में 40, किसी किसी बुक में 42 और कहीं कहीं पे 43 भी दिया रहता है। अब कॉमन समझ लो 42% क्या होता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ये उत्तम प्रकार की प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बस इसमें कमी ये होती है दालों के अंदर कि इसमें कोई ना कोई आवश्यक जो अमीनो अम्ल होता है उनका अभाव होता है, जिसके कारण इनको क्या होता है, पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। और पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्राणिज स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रोटीनों को पूर्ण प्रोटीन या उत्तम प्रोटीन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है दालें एवं फलियाँ, मतलब पल्सेस एंड लेग्यूम्स। तो आपको आज यही मैं बताऊंगी। इसमें मतलब दालों में कितने प्रतिशत क्या पाया जाता है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, इससे क्या क्या बनता है, किन किन दालों का प्रयोग किया जाता है, दालें किस चीज़ का अच्छा स्रोत होती हैं, दालों में कौन कौन से मतलब अच्छे पोषक तत्वों के अलावा कुछ ऐसे हार्म्स भी प्रोडक्ट और यूज़ होते हैं जो हमारी आंतों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज चलिए हम बताते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। दालें एवं फलियां, पल्सेस एंड लेग्यूम्स। शाकाहारियों के लिए दालें एवं फलियां प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। अब आपके मन में आता होगा शाकाहारी क्या? तो आप तो छोटे मतलब क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे शाकाहारी और मांसाहारी। जो मांस का सेवन करते हैं, शाकाहारी के साथ जो मांस का भी सेवन करते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और जो शाक शाक और हरी, शाक का मतलब क्या होता है? शाक ये हरी चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये क्या होता है, जो इनका सेवन करते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारियों के लिए वैसे तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत जो होता है, प्राणिज स्रोत से जो प्रोटीन प्राप्त होती है, जैसे दूध से, अंडे से, मांस से। ठीक है, इन चीज़ों से जो प्रोटीन प्राप्त होती है वो अच्छी मतलब उत्तम प्रकार की प्रोटीन होती है। लेकिन शाकाहारियों के लिए कौन सा उत्तम होता है? तो दालें और फलियों से जो प्राप्त प्रोटीन होती है वो शाकाहारियों के लिए उत्तम साधन है। ठीक है, विश्व के देशों में दाल का उत्पादन खूब होता है। भारत में भी दलहन का उत्पादन होता है, क्योंकि शाकाहारी तो भारत में सबसे ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से। तो क्या होता है, यहाँ पे दाल का उपयोग ज़्यादा ही होता है। अनाजों की भांति दालें एवं फलियां भी वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती है, ग्रैमिनी कुल की होती है। आपको मैंने आगे बताया था ना, जो ये नहीं कि जो चीज़ें ग्रीन होती है या मतलब फल हो गया, सब्जियां हो गई, इनको हम ग्रैमिनी कुल में रखेंगे नहीं। जो उन प्लांट्स के बीज का हम उपयोग करते हैं, मतलब जो पौधे पे डिपेंड है, जिन जो पौधे के आधार पे जिन बीजों का हम उपयोग करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आती है? तो ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आती है। मतलब वनस्पति स्रोत से ही प्राप्त मानी नहीं जाती, होती हैं। परंतु दालें क्या है, द्विदलीय होती है। हम आपको थोड़ा सा इन दोनों में अंतर बता देते हैं, दाल और अनाज में। दाल क्या होती है? तो दाल को एक दलीय मानते हैं, सॉरी 2 दलीय मानते हैं। अनाज क्या होता है? एक दलीय होता है। अब आप सोचते होंगे एक दलीय और 2 दलीय क्या चीज़ होता है? तो देखिए, आप अनाज को कभी भी पीसेंगे या आप अपने बहुत लोग घर में आज भी होगा, या फिर आप कभी एग्जाम्पल के लिए आप एक दाल को और एक चावल के दाने को भिगो के देखो, चने को और एक चावल के दाने को भिगो के देखो। अगर एक साबुत चने को आपने भिगोया है
फूलने के बाद जब वो पानी सोख कर लेगा, उसके बाद अगर आप उसको रगड़ेंगे तो 2 भाग में बँट जाएगा, मतलब एक चने का 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके वो क्या हो गया, इसलिए उसको 2 दली कहते हैं, क्योंकि जब उस मशीन के नीचे जाते हैं तो 2 भागों में बँट जाते हैं। लेकिन अगर आप चावल को भिगो के छोड़ दीजिए और कस के रगड़ते हैं तो क्या वो 2 भाग में बँटता है? कभी नहीं बँटता है। तो इन अनाजों में और दालों में यही मेन फ़र्क है कि ये क्या होते हैं, ये अनाज एक दली होता है और ये जो दालें होती हैं द्विदलीय होती है, ठीक है। और इनमें मेन अंतर क्या होता है, अनाज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होते हैं। किस चीज़ का मुख्य स्रोत होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होते हैं, और उसमें 10 से 12% तक क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन ये जो दालें होती हैं ये क्या होती है, प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। इसमें 18 से 25% प्रोटीन, और सोयाबीन में सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन 42% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर होगी कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो अनाजों की भांति दालें एवं फलियां भी वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती है, परंतु दालें द्विदलीय बीज होती हैं, अर्थात इनके बीज में 2 दल होते हैं। अब 2 दल आपको समझ में आ रहा होगा। अनाज कार्बोज की मुख्य स्रोत है, जबकि दाल क्या है, प्रोटीन की मुख्य स्रोत है या प्रधान है। दालों में प्रोटीन मांस के बराबर तथा दूध एवं अंडे से अधिक होता है। हालांकि दालों के प्रोटीन की गुणवत्ता पशुजन्य भोज्य पदार्थों से कम होती है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब इनमें जो है दूध से ज़्यादा, अंडे से ज़्यादा प्रोटीन है, तो फिर क्या ज़रूरत है मांस खाने की। और फिर मैम ने ये क्यों कहा कि मांस की जो प्रोटीन होती है उनका जैविक मूल्य अधिक होता है? तो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो मांस से प्राप्त प्रोटीन होते हैं उसमें जितने आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जिसकी संख्या 10 होती है, वो सारे उपस्थित होते हैं। लेकिन ये जो दाल होती है इसमें कोई न किसी प्रकार के जो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, इनकी संख्या 1 या 2 में करके क्या होती है, कम होती है। इसमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल की प्राप्ति नहीं होती, किसी 1 या 2 का क्या होता है, अभाव होता है। इसी के आधार पे जो है कि जो मांस या प्राणी स्रोत से प्राप्त जो प्रोटीन होते हैं उनका जैविक मूल्य न्यूट्रिटिव वैल्यू अधिक होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। दालों में 18 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। कितने प्रतिशत? तो 18 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक, इस बुक में देखिए 43 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 43% होता है। लेकिन वैसे क्या होता है, नॉर्मल अक्सर एग्जामों में भी अगर आता है तो 40 या 42 या 43 है, तो आप जैसा ऑप्शन देखिएगा उसके अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हैं। अतः इसे गरीबों का मांस, मीट ऑफ पुअर भी कहा जाता है। किसे गरीबों का मांस कहा जाता है? तो सोयाबीन को क्या कहा जाता है, गरीबों का मांस कहा जाता है, ठीक है। भारत में मुख्यतः मूंग, मसूर, उड़द, चना, लोबिया, चावल, यहाँ देखिए चावल लिख दिया है, अरहर, मोठ आदि दालों का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा उपयोग किस दाल का किया था? तो चना दाल का उपयोग सर्वाधिक किया था, क्योंकि इसके स्नैक्स नमकीन बनाई जाती है, दाल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका बेसन पीस करके बहुत सारी कड़ी बनाए जाते हैं और बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, हलवा बनाया जाता है। तो क्या होता है, चने का बहुत तरीके से उपयोग किया जाता है। हम लोग दैनिक जीवन में दाल क्या होते हैं, मुख्य रूप से 2 रूप में खाते हैं। एक साबुत खाते हैं, मतलब खड़ी दाल, जैसे आप ये काली दाल आती है, जैसे मसूर की दाल हो गई, खड़ी दाल, और ये जो मूंग की दाल, ये सब क्या होती है, खड़ी दाल भी उपयोग करते हैं ना हम सब। छोले वगैरह, जो छोले बनाते हैं तो चने का छोला बनता है, छोले, तो उसमें देखिए साबुत यूज़ किया जाता है ना। तो एक तो हम साबुत रूप में उपयोग करते हैं, और दूसरा जो धुली दाल लिखा है, छिलके वाली दाल, बिना छिलके वाली, तो मशीन के नीचे क्या होती है, उसको जब पीसने के लिए हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो छिलके अलग होते हैं, तो 2 दल में, मतलब 2 पार्ट में बट जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, 2 द्विदलीय कहते हैं। लिखा हुआ है, धुली दाल तैयार करने हेतु साबुत दालों को घर पर अथवा मशीनों की सहायता से 2 भागों में विभाजित किया था। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में दाल के छिलके निकल जाते हैं, साथ कुछ मात्रा में विटामिन B1 का भी नाश हो जाता है। जब छिलके निकलेंगे तो क्या निकलेगा, छिलके के साथ देखिए कुछ, जैसे छिलके में क्या होता है, फाइटेट अम्ल पाया जाता है ना, फाइटेट कहते हैं, वो अम्ल पाया जाता है, वो भी निकलेगा। प्लस आपको मैंने अनाजों में एक चीज़ बताया था कि जस्ट छिलके के नीचे क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तो उसमें क्या होता है, उसके साथ किस चीज़ का नाश होगा, तो B1 का देखिए नाश हो जाता है। छिलके निकलने के साथ B1 का नाश होता है। दालों का पोषण मूल्य क्या होता है, आप देख लीजिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस। तो प्रोटीन, दालों में दालें क्या है, प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। मैंने आपको कई बार बता चुके हैं कि दाल क्या है, प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। और किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये दाल, तो जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। दाल में पशुजन्य
भोज्य पदार्थों दूध, अंडा, मांस, मछली से अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित रहता है, परंतु देखिए मैं आपको ऊपर ये चीज़ बताई थी, परंतु प्रोटीन अपूर्ण होता है। अब आप सोचते होंगे जब ये दूध, दाल, मांस इससे अच्छी प्रोटीन जब इसमें है तो फिर ये अपूर्ण कैसे हुआ? मतलब इसको अपूर्ण प्रोटीन 3 भागों में बांटते हैं ना, एक मतलब उत्तम होता है, एक आंशिक होता है और एक निकृष्ट होता है। उत्तम में क्या होता है, सारे जो आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। जो मध्यम किस्म का होता है उसमें 1 और 2 का मतलब कमी होती है। कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें, 10 आवश्यक 10 अनावश्यक होते हैं, तो मैं आवश्यक की बात कर रही हूँ। और जो निकृष्ट होता है उसमें पाया ही नहीं जाता या बहुत 1-2 पाया जाता है, रेयर। तो वही कहने का मतलब है प्रोटीन की मात्रा तो अधिक होती है लेकिन 10 आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते। इसीलिए क्या होता है, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती है और इनको मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आप पूर्ण प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन में एक या एक से अधिक आवश्यक अम्ल की अमीनो अम्ल की क्या होती है, कमी होती है। मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया। तो इसमें किन किन चीज़ों की कमी होती है, चीज़ आप जान लीजिए। मिथियोनिन तथा ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। और ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो प्राणी स्रोत में ट्रिप्टोफैन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए इसमें किस किस चीज़ का अभाव होता है, तो मिथियोनिन का और ट्रिप्टोफैन का अभाव होता है। किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन का अभाव होता है। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए। अभाव होता है दालों के अनाजों के साथ पकाने से मिथ्योनिन की पूर्ति हो जाती है। जब देखिए इसीलिए चावल के साथ दाल खाया जाता है, क्योंकि क्या होगा जब अनाजों के साथ इसको खिचड़ी, जैसे कहते हैं ना खिचड़ी का दाल और चावल को एक साथ मिला देते तो उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है दूध के बराबर होता है। ये चीज़ मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो वही चीज़ लिखा है कि इसको क्या करते हैं, अनाजों के साथ पकाते हैं और मिथ्योनिन की कमी पूरी हो जाती है। अनाजों की अपेक्षा दालों में अधिक लाइसिन तथा थ्रियोनिन पाए जाते हैं। देखिए अनाजों में क्या नहीं पाया जा रहा था, तो लाइसिन और थ्रियोनिन पाया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, लाइसिन और थ्रियोनिन पाया जा रहा है। तो इसीलिए अगर दाल के साथ चावल खाएंगे तो चावल में जो है लाइसिन और थ्रियोनिन नहीं है। ठीक है, गेहूँ इसमें सॉरी क्या बोलते हैं, गेहूँ में लाइसिन और थ्रियोनिन नहीं है और दाल में क्या है, लाइसिन और थ्रियोनिन है। तो आपने दाल रोटी खाए, दाल चावल खाए तो सारे अमीनो अम्ल की पूर्ति हो गई और सारे आपको आवश्यक अमीनो अम्ल मिल गए। ठीक है, इसलिए इसे क्या करते हैं, मिक्स करके खाने का सिस्टम बना हुआ है। परंतु सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, अब सल्फर युक्त अमीनो अम्ल क्या होता है, तो जिस मिथियोनिन और सिस्टीन ये क्या होते हैं, सल्फर एमिनो एसिड माने थे जिसके अंदर सल्फर प्राप्त होता है। क्या होता है, इनका भी क्या होता है, इनमें अभाव होता है, परंतु सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव रहता है। ल्यूसिन तथा फिनाइल एलानिन की पर्याप्त, ल्यूसिन और फिनाइल एलानिन इसमें पाया जाता है, ये भी आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मिथियोनिन और सिस्टीन होता है उनका क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, दालों का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, ग्लोब्यूलिन है। दालों का प्रमुख प्रोटीन क्या है, तो ग्लोब्यूलिन है। अल्प मात्रा में और क्या पाया जाता है, तो एल्बुमिन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य प्रोटीन कौन सी है, तो ग्लोब्यूलिन है। गेहूं की मुख्य प्रोटीन कौन सी है, ग्लूटेलिन है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद हो गई। सोयाबीन के प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। देखिए सोयाबीन में क्या होता है, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। साथ ही सोयाबीन सभी आवश्यक का मतलब वो 10 मतलब हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन और क्या बोलते हैं आर्जिनिन और वैलिन, हो गया ना। और फिर मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब क्या होता है, सारे आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 43% बुक के अकॉर्डिंग। दालों के प्रोटीन में क्या होता है, अणुभार अधिक होता है। इनका क्या मॉलिकुलर वेट होता है। हर चीज़ पूरी दुनिया किससे बनी, जैसे घर क्या ईंट से बनता है, वैसे ही हर चीज़ क्या छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनती है ना, अणुओं से परमाणुओं से मिलकर बनती है। आपने पढ़ा होगा छोटी बुक में, जब आप छोटे में रहोगे, इतना तो केमिस्ट्री आपने फिजिक्स पढ़ा ही होगा, तो आपको पता होगा छोटी छोटी चीज़ें किससे मिलकर बनती है, अणुओं से मिलकर के बनी होते, एटम से मिलकर के। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार उनका क्या होता है, अणु भार होता है। जितने मतलब देखिए जैसे होता है ठोस, द्रव और गैस, ठोस का क्या होता है, अणु भार अधिक होता है, द्रव्य का उससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। इसलिए गैस क्या होता है, फटाक करके उड़ जाती, गुल जाती, मिल जाती, दिखती नहीं। तो वही चीज़ है कि जो दाल का ना अणु भार अधिक होता है, इसलिए इसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दाल में फाइटीन एवं पॉलीफिनाइल भी उपस्थित रहता है। मतलब पाचन में मतलब डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है, जो इसकी पाचन शक्ति है वो क्यों कम होती है, इसमें फाइटीन होता है, पॉलीफिनाइल होता है, इन कारण भी और इनका अणुभार भी अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, ये पाचन मुश्किल से होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम मतलब इनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। इसकी पाचनशीलता
कमज़ोर होती है, परिणामतः दालों का कुल मूल्य प्रभावित होता है, पोषण मूल्य प्रभावित होता है। अब आपने प्रोटीन जान लिया कि इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन की मात्रा मांस की प्रोटीन से अधिक होती है, मतलब प्राणी स्रोत से प्राप्त प्रोटीन से अधिक होती है, लेकिन इसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं प्राप्त होते, इसलिए इसको पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। इसके अंदर लाइसिन और थियोनिन पाए जाते हैं जो अनाजों में नहीं पाए जाते, इसलिए उनके साथ मिक्स करके खाने पे इनकी पूर्ति हो जाती है। इसमें मिथियोनिन, सिस्टीन जो सल्फर कंटेनिंग जो एमिनो एसिड है उनका क्या होता है, अभाव होता है। मुख्य प्रोटीन दाल की ग्लोब्यूलिन होती है, थोड़ी मात्रा में एल्बुमिन भी पाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सोयाबीन को क्या कहते हैं, गरीबों का मांस कहते हैं, मीट ऑफ पुअर कहते हैं। इतनी चीज़ आपको की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन के प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, साथ ही सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है। दालों के प्रोटीन का ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोज या कार्ब्स कहते हैं। दालों में कार्बोज स्टार्च के रूप में 55 से 60% होता है। दालों में जो कार्बोज होती है किस रूप में रहती है, स्टार्च के रूप में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में। और आपको ये पता होगा कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो पॉलीसेकेराइड जो कार्बोज इसके 3 होते हैं ना, मोनो डाई पॉली, तो ये पॉली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पॉली में आपने देखा था ये बीज के अंदर पाए जाने वाले हैं, तो ये क्या होता है, ये पॉली के अंतर्गत आते हैं। तो ये बीजों के अंदर कार्बोज किस रूप में होते हैं, तो बीजों के अंदर कार्बोज स्टार्च के रूप में रहते हैं। और दालों में कितने परसेंट है, 55 से लेके 60%। और आपने अनाजों में कितना पढ़ा था, तो 60 से लेके 80% तक क्या था, आपको कार्बोज की प्राप्ति हो रही थी। तो कार्बोज क्या हो गया, अनाज का उत्तम स्रोत हो गया। दाल किसका, प्रोटीन का। वसा इसमें कितनी पाए, दालों में वसा की मात्रा 1 से 2% होती है। कितने प्रतिशत होती है, 1 से 2% होती है। लेकिन जो सोयाबीन होता है ना, उसमें प्रोटीन क्या बोलते हैं, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, सोयाबीन का तेल बनता है, बेकरी में यूज़ होता है, सोयाबीन का दूध बनता है, सोयाबीन का बहुत तरीके से यूज़ किया था, पनीर बनता है सोयाबीन का। अब आप हमें बताएंगे सोयाबीन की पनीर को क्या कहते हैं, के रूप में, जिसके कारण देखिए यहाँ पे लिखा है किस रूप में, तो बहु असंतृप्त अम्ल पूफा के रूप में होते हैं, जिन इनका संग्रह किया जाना में रूप में होते हैं, जिसके कारण जब इनका संग्रह किया जाता है तो कई रासायनिक एंजाइमेटिक क्रियाएं हो जाती है, परिणामतः प्रोटीन सहित अन्य पोषक मूल्य कम हो जाते हैं। खनिज लवण, इनमें मिनरल्स कितने पाए जाते हैं, तो दालों में फास्फोरस, कैल्शियम एवं लोहा भी पाया। दालों में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो दालों में फास्फोरस पाई जाती है, दालों में कैल्शियम पाई जाती है, और दालों में लोहा पाया जाता है। परंतु इसका जो कैल्शियम होता है किस रूप में होता है, फाइटिन रूप में। आपने भी देखा था दालों के अवशोषण में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि इसका जो अणुभार अधिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फाइटिन भी पाया जाता है। फाइटिन क्या होता है, कैल्शियम का एक रूप होता है। फाइटिन रूप में कैल्शियम दालों में उपस्थित रहता है, इसलिए दालों का अवशोषण अच्छी तरीके से नहीं होता। जब दाल का अंकुरण कर देते हैं या तो फर्मेंटेशन कर देते हैं, पीस के, आप जैसे डोसा बनाते हो तो क्या होता है, दाल चावल का फर्मेंटेशन करते हैं ना, हल्का सा खट्टापन लाते हैं, तो खमीरीकरण उसे कहते हैं। भिगोकर रखने आदि प्रक्रियाओं से फाइटिन की मात्रा कुछ कम हो जाती है, तो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है हमको आराम से। विटामिन इसमें क्या होते हैं, तो दालों में थायमीन मतलब B1 और B3 अच्छी मात्रा में पाई जाती है। B2 और विटामिन ए मतलब अल्प मात्रा में पाते हैं, और इसमें विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाता। इस अंतर को आप याद रखना। विटामिन B1 B3 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, B2 विटामिन ए अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, और जो विटामिन सी है वो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। दालों के विषैले तत्व, टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ पल्सेस। दालों में कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं। दालों में क्या होता है, कुछ विषैले तत्व, जैसे आपने अभी फाइटिन पढ़ा ना, जो दाल को पचने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार इसमें कुछ विषैले तत्व भी पाए जाते हैं, जिसके कारण दाल की पाचनशीलता एवं इसका जैविक मूल्य क्या होता है, प्रभावित होता है। एक तो इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो प्रभावित होती है, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी प्रभावित होती है। अब आप देख लो कौन कौन से इसमें जो ये टॉक्सिन एलिमेंट्स है क्या क्या पाए जाते हैं। तो पहला है हीमेग्लूटिनिन्स, ठीक है, पहला क्या, हीमेग्लूटिनिन्स। नंबर 2 ट्रिप्सिन, अवरोधक तत्व, ट्रिप्सिन रेजिस्टेंस फैक्टर। नंबर 3 है एल्केलॉइड्स। नंबर 4 है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, सेपोनिन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने यूथ में देखा है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखना। और जैसे ये दाल है ना, जो पल्सेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ग्वाइट्रोजन, इसीलिए देखिए ग्वाइटर होता है, गठिया जो होता है ना, ज़्यादा उपयोग करने से दाल को देखिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें गाइट्रोजन जो पाता है, इसके कारण। 7 नंबर है केसारी दाल, इसे खेसरी दाल भी कहते हैं, इससे क्या होता है, लिथरिज्म नामक रोग होता है।
ठीक है, अभी मैं आपको सारा क्लियर करती हूँ कि नंबर 1 पे आपने क्या पढ़ा, हीमेग्लूटिनिन्स। क्या पढ़ा, हीमेग्लूटिनिन्स। क्या पढ़ा, हीमेग्लूटिनिन्स। ये क्या करता है, तो ये तत्व छोटी आंत की दीवारों में पाचन के तत्वों का अभिशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। आपका पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है पाचन, मुख से होता है। उसके बाद कहाँ जाता है पाचन, ओसोफेगस में पाचन नहीं होता है, ये संकुचन का काम करता है, खाना आगे जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी छोटी आंत में पाचन होता है और बड़ी आंत में अवशोषण होता है। तो छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम क्या करता है, भोजन को अवशोषित करता है। तो ये चीज़ आपको मैंने थोड़ी बस ज्ञान के लिए बता दी। तो क्या होता है, जो छोटी आंत आपने समझ लिए, पहले मुख से पाचन शुरू हुआ, ऑसोफेगस में मुख से पाचन शुरू है, जो नली होती है जो खाना नीचे करती है वो हो गया। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर एनस से खाना मतलब जो वेस्ट है मटेरियल बाहर निकल जाता है। बस पाचन का यही सिस्टम है। जब मैं आपको ये बताऊंगी ना डाइजेस्टिव सिस्टम, आप फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस दिन मैं बता दूंगी। तो फिर इसमें क्या, हीमेग्लूटिनिन्स, ये क्या होता है, छोटी आंत की दीवारों में जो तत्वों का क्या अभिशोषण की क्षमता होती है उसको क्या करता है, रोकता है। मतलब जो एब्जॉर्बेशन कौन करता है, इलियम। अभिशोषण काम कौन करता है, इलियम करता है। जो छोटी आंत का तीसरा भाग होता है ना, वही करता है। तो उसमें क्या करता है, ये रोकता है। कौन रोकता है, हीमेग्लूटिनिन्स रोकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, ट्रिप्सिन अवरोधक। आपने पहले नंबर पर क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा हीमेग्लूटिनिन्स। अब दूसरे नंबर पर क्या है, ट्रिप्सिन, जिस ट्रिप्सिन अवरोधक या ट्रिप्सिन रेजिस्टेंस फैक्टर भी बोलते हैं। अल्फा एमाइलेज तथा काइमोट्रिप्सिन, आप देख रहे थे ना, अल्फा एमाइलेज आप चावल जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपको मिला था ना। तो यही चीज़, अल्फा एमाइलेज तथा काइमोट्रिप्सिन उपस्थित होता है। इसको ट्रिप्सिन अवरोधक के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो एक अल्फा एमाइलेज, दूसरा काइमोट्रिप्सिन उपस्थित होता है, जो एंजाइम तथा पाचक रसों की क्रिया में क्या करता है, अवरोधक उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण प्रोटीन एवं कार्बोज का क्या होता है, पूर्णतः पाचन एवं अवशोषण नहीं होता है। जैसे हमारी हमारी पाचन कौन करते हैं, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम ही हमारे पाचन करते हैं। ये होते क्या है, तो ये प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स एंजाइम होते क्या है, तो ये प्रोटीन होते हैं। तो अल्फा एमाइलेज तथा काइमोट्रिप्सिन उपस्थित होते हैं, जो एंजाइम, अभी आपको ये थोड़ा चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगे। अल्फा एमाइलेज तथा काइमोट्रिप्सिन उपस्थित होता है। ठीक है, जो एंजाइम तथा पाचक रसों की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है। हमारे पाचन कौन करते हैं, एमाइलेज करते हैं। देखिए जैसे लाइपेज हो गया, सुक्रेज, ऐसे पढ़ते हैं आप ना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब क्या है, पेप्सिन, ये सब क्या है, एंजाइम है, जो क्या होते हैं, हमारे भोजन को तोड़ते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं। ठीक है, लाइपेज क्या होता है, वसा को तोड़ता है। और ये सुक्रेज, ये सब जो होते हैं किसको तोड़ते हैं, तो ये कार्बोज को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम होते हैं। इनके पाचन में क्या करते हैं, जो अल्फा एमाइलेज या काइमोट्रिप्सिन उपस्थित होते हैं, ये पाचन को क्या करते हैं, अवरोध, बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोज का अच्छे से अवशोषण और पाचन नहीं हो पाता। तीसरा क्या दिया, एल्केलॉइड्स होते हैं। अगला है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, सेपोनिन, ग्वाइट्रोजन और केशारी दाल तथा टॉक्सिन। केशारी दालों में एक विषैले प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आप 1 मिनट होल्ड करना। तो देखिए लिखा हुआ है आपको, ग्वाइट्रोजन जो होता है आपको पता है गठिया रोग होने का कारण है। ज़्यादा देखिए जिसको गठिया हो जाता है उसको क्या करते हैं, प्रोटीन लेना कम कर देते हैं, दाल कम प्रयोग करने कहते हैं। ठीक है, और अगला क्या है, केसारी दाल या टॉक्सिन। केशारी दालों में एक विषैले प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर लेथरिज्म नामक रोग उत्पन्न करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस दाल से होता है, तो केसारी दाल। इसको किस में मिलाया था, तो अरहर के दाल में क्या मिलाने, जैसे आपको कल मैं क्वेश्चन कराई थी ना, चीनी में क्या मिलाते हैं, तो सफ़ेद पत्थर। वैसे केसारी दाल किस में मिलाते हैं, तो अरहर में मिलाते हैं। इसके सेवन से क्या होता है, तो लेथरिज्म नामक रोग होता है। ठीक है, दालों के विषैले तत्वों को हटाना, रिमूव ऑफ टॉक्सिन एजेंट ऑफ पल्सेस।
बच्चे ये दालों के विषैले तत्वों को हटाना, ये टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप बोर भी हो जाओगे। तो मैं यहाँ तक आपको कल बताऊंगी, जितना मैंने बताया आप एक बार रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद इनसे भी जो क्वेश्चन है यूथ में मैं वो आपको कंप्लीट करा दूंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।